नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास चेहरा आपके सामने नेटवर्क 18 के तमाम चैनलों पर दिखने वाला है। नाम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर नए साल का ये पहला इंटरव्यू आपका। रेजोल्यूशन क्या है देवेंद्र फडणवीस का नए साल का पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन तो वैसे कुछ किया नहीं है, लेकिन अब इस चुनाव के मद्देनज़र ये ज़रूर तय किया है कि इस बार मुंबई जीतनी है। हमारा जो अलायंस है वो अलायंस मुंबई जीतेगा। मुंबई का मेयर हम बनाएंगे। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर ये हम लोग जीतेंगे। 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि 27 जगह हमारा जो अलायंस है उस अलायंस में से किसी न किसी का मेयर बनेगा। लेकिन अलायंस तो आप हर जगह कर रहे हैं। सुनने में आया AIMIM से भी अलायंस कर दिया, कांग्रेस से भी अलायंस। मतलब ये सत्ता की ऐसी लालच कि देवेंद्र साहब ये सब भूल जाएंगे कि देयर समथिंग कॉल्ड एज विचारधारा। बिल्कुल MIM से अलायंस करना गलत है, ये हमको मंजूर भी नहीं है। आकोट करके एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ की एक नगर पालिका 17,000 वोटर जहाँ पर है, वहाँ हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया बीजेपी का। और नीचे में जो है हमारा कोई मेजॉरिटी नहीं थी। तो अभी महाराष्ट्र में ये होता है कि आप पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो साथ में आकर। तो उस प्रकार से हमने NCP के साथ किया। तब हमको ये पता नहीं था कि NCP ने ऑलरेडी MIM के साथ अलायंस किया हुआ है। तो जैसे ही NCP के साथ हमारा अलायंस हुआ, टेक्निकली ये MIM वाले भी हमारे पार्टनर बन गए। तो बड़ा हो हल्ला। अच्छा, वो नीचे पे ये बहुत छोटी जगह है, तो ये हमारे तक तो आता ही नहीं है। बड़ा हो हल्ला हुआ। उसके बाद हमने उस अलायंस में से हम बाहर भी निकल गए और हमारा जो वहाँ का MLA है उस MLA को हमने सस्पेंशन का नोटिस भी दे दिया। हमने उनको कहा नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस से अलायंस का सवाल है, वो भी एक गलत प्रकार का नैरेटिव है। देखिए, जो अंबरनाथ है, इस अंबरनाथ में हमारा अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे का मैंडेट थोड़ा फ्रैक्चर्ड था। हम भी थे, हमारे साथी शिवसेना भी थे और बाकी लोग भी थे। मेरा अपना मानना यह था कि शिवसेना के साथ अलायंस करो, ये अपने पार्टनर है। लेकिन पर्टिकुलर उस शहर में जो बीजेपी का नेता और जो शिवसेना का नेता, इनकी जाति दुश्मनी है। वही मतलब दे आर टोटली बहुत ही बड़े अपोनेंट्स है वो, शिवसेना और बीजेपी का जो नेता है वहाँ का लोकल नेता। ओके। तो इसलिए उसको उनके साथ जाना नहीं था। तो उसने ये प्रयास किया कि कांग्रेस को तोड़कर उनके 12 लोग वो ले। तो आपका तो खौफ नहीं था? हमने नहीं, देखिए इतने छोटे लेवल पर हमको पता भी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये तय किया कि हम कांग्रेस को तोड़ेंगे। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके अपने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। उनको पता था कि अपने लोग बीजेपी में एंटर हो रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि देखो, बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसलिए हमने हमारे लोगों को पार्टी से निकाला। हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। उन्होंने पार्टी से निकाला, हमने उन लोगों को पार्टी में लिया। वो भी लोकल लेवल पर हुआ। लेकिन अब भी मेरा मानना है, उनको भले ही हमने लिया हो पार्टी में, मेरा मानना है कि अंबरनाथ में हमारा पोस्ट पोल अलायंस भी शिवसेना के साथ ही होना चाहिए। हमारे जो अध्यक्ष है प्रदेश के, मैंने उनको कहा है कि उन्होंने ध्यान देना चाहिए और उन्हें शिवसेना के साथ ही अलायंस करना चाहिए। पर महाराष्ट्र में तो ये अक्सर देखा भी गया है और आपको तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल सर्जन मानते हैं। मतलब पॉलिटिकल सर्जन मतलब समझ रहे हैं ना आप? आपकी जब मर्जी होगी तब आप चीरफाड़ कर देंगे, जब मर्जी होगी तब आप सिल देंगे। अभी अभी आपने 2 भाइयों को साथ ला दिया है। अब आप कहें मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। नहीं, ये योगदान मैं लूंगा भाई साथ में, बिल्कुल। मेरे को बहुत खुशी है जब कोई कहता है कि 2 भाई मेरे कारण साथ में आए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने प्रयास करने के बावजूद जो भाई साथ में नहीं आए थे, वो अगर मेरे कारण साथ में आए होंगे तो मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा, क्योंकि स्वर्ग से बाला साहब मुझे आशीर्वाद देंगे। पर वो क्रेडिट आप ले रहे हैं, पर वोट डेबिट हो जाएंगे ना। मराठा वोट जो आ जाएंगे उसका क्या करेंगे फिर आप उनकी तरफ? देखिए, 2 भाई कह रहे हैं मराठा मानुष की लड़ाई हम जीतेंगे। पहले तो ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि वो यानी मराठी, वो यानी महाराष्ट्र, वो यानी मुंबई। में ज़माना क्या है? देखिए, यहाँ पर बाला साहब ठाकरे नाम का ब्रांड हुआ करता था, अब कोई नहीं है। बाला साहब की जो लीगेसी है, उनकी संपत्ति दोनों भाइयों के साथ गई होंगी या उद्धव जी के पास गई होगी,
उनकी लीगेसी नहीं गई, उनकी लीगेसी शिंदे जी के पास है। इसलिए आप देखिए 14 में भी हम इनके खिलाफ लड़े, 24 में भी हम इनके खिलाफ लड़े, दोनों विधानसभा में हमने इनको शिकस्त दी। मराठी मानुस हमारे साथ रहा, इनके साथ नहीं गया। अगर मराठी मानुस इनके साथ जाता तो इनकी सीटें आती। कंसिस्टेंटली तीनों चुनाव में मुंबई में 15-16 सीट लाने वाली ओनली पार्टी इज बीजेपी। तो आपको खौफ नहीं है कि मराठा वोट एकजुट अरे हो भाई जाएगा? इनके साथ है ही नहीं, इन्होंने किया क्या है? 25 सालों में मराठी आदमी को लूटने के सिवा इन्होंने किया क्या है? मुंबई से मराठी आदमी का पलायन हुआ, वो वसई विरार और नाला सोपारा के पार क्यों चला गया? क्योंकि मुंबई में इन्होंने उनके नाम पर राजनीति की। और उस मराठी आदमी ने देखा, जब उनके हक की लड़ाई की बात आई, 80,000 मराठियों की बीडीडी चौल, जहाँ 100 स्क्वायर फुट में मराठी आदमी रहता था, मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने उसका रीडेवलपमेंट किया, उसको बनाया, लोगों को घर दिए। 100 और 120 स्क्वायर फुट में रहने वाला 600 स्क्वायर फुट में रह रहा है। अभ्युदय नगर, पत्राचाल को तो इतना इतिहास है और शिवसेना के साथ इतनी जुड़ी हुई पत्राचाल, इनके ही लोगों ने रीडेवलपमेंट के लिए दी। 20 साल मराठी आदमी को बाहर झोपड़े में रहने को मजबूर किया। मैंने इनके बिल्डरों को भी जेल में डाला, वो पत्राचाल को वापस रीडेवलप किया, उन सारे मराठियों को उनका घर दिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देवेंद्र जी। आप जब मराठा राजनीति की बात होती है तो आप उनके डेवलपमेंट की, उनके विकास की, उनकी बेहतरी की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और राज ठाकरे स्पेशली, वो सड़कों पर निकलते, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर निकलते और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी कहना है, और बाकी भाषाओं को वेलकम नहीं करते हैं। तो आप भी ये बात मानते हैं? आपको ये लगता है कि मराठी फर्स्ट और उसके बाद कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र में तो मराठी फर्स्ट ही होगा। अगर तमिलनाडु में तमिल फर्स्ट होगा, गुजरात में गुजराती फर्स्ट होगा, गुजरात फर्स्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मराठी फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी भाषाओं का अपमान करें। हमारे लिए सारी भारतीय भाषाएं और हिंदी ये बहुत सम्मानजनक भाषा है। मराठी प्राइड के लिए हम लड़ेंगे, मराठी भाषा को जीवित रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये रास्ते पर उतरकर किसी टैक्सी वाले को मारकर और किसी ऑटो वाले को मारकर मराठी का विकास नहीं हो सकता है। हम इस सारी चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मराठी आदमी कभी संकुचित नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो विचार हमको दिया वो बहुत व्यापक विचार है। आप देखिए, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए जब मराठे गए थे, अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखा था और ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो, बचा हुआ पूरा भारत आपका है, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मराठों ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे देश का एक हिस्सा भी आपको नहीं देंगे। उनके लिए लड़ने को मराठे गए। उस समय देश में संकुचित मानसिकता थी, राजा महाराजा सिर्फ अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन मराठों ने वहां जाकर लड़ाई लड़ी, 1 लाख मराठा। तो इसलिए ये संकुचित विचार मराठी कभी सहन करेंगे नहीं। हाँ, मराठी प्राइड की बात होगी, हम साथ में, लेकिन मराठी प्राइड के नाम पर किसी ऑटो वाले को मार दिया, सब्जी वाले को मार दिया, हमको मंजूर नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो मराठा के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट वाली बात है, आप आजकल अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू, आप ये कहते हैं। जब AIMIM का कोई नेता ये कहता है कि बुर्के वाली मेयर होगी तो आप उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्या इस देश में बुर्के वाली महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट वगैरह नहीं मानता, मैं अपने को हिंदुत्ववादी मानता हूँ। और हमारा जो हिंदुत्व है बिल्कुल संकुचित नहीं है। हमारा हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित हिंदुत्व है, पूजा पद्धति से संबंधित हिंदुत्व नहीं है। तो फिर बुर्के वाली से क्या एलर्जी आपको? आप इसका पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हमारे एक नेता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक उत्तर भारतीयों की सभा हुई। उस सभा में कुछ उत्तर भारतीयों ने उनको कहा कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा? तो उन्होंने कहा आप इतनी संख्या में चुन कर देंगे तो बनेगा। उस स्टेटमेंट को लाकर मुंबई में ऐसे कूदे हमारे ऊपर ये उद्धव ठाकरे जी के लोग और उनके सारे, कि मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए हो। उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, इतना एक प्रकार से हमला बोल दिया हमारे ऊपर। और उसके बाद वारिस पठान का स्टेटमेंट आया
कि कोई बुरके वाली बनेगी, तो मैं राह देख रहा था कि भाई इनको तो उत्तर भारतीय नहीं चलता, तो बुरके वाली के बारे में ये क्या कहते हैं, तो उनके जबान से शब्द ही नहीं निकला, बोलने को ही तैयार नहीं। उन्होंने उसके ऊपर चुप्पी साध ली। जब उनको पूछा, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज करते हैं, कि वो कहता है, तो इधर उधर की बात करने लगे। तो मैंने उनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, इनको उत्तर भारतीय नहीं चलता है मराठी के नाम पर, लेकिन बुरके वाली चल रही है। और इसलिए मैंने ये कहा, मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। नहीं, पर हिंदू ही क्यों? भाई हिंदू इसलिए कि यहाँ का बहुसंख्य समाज हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं का समाज है, हिंदू समाज बड़ा है, और जो स्थानीय स्वराज्य संस्था होती है वो वहाँ के समाज का रिप्रेजेंटेशन करती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आप तमिलनाडु चले जाए तो तमिलनाडु में वो क्या कहेंगे, हमको तमिल महापौर चाहिए। वहाँ और लोग नहीं रहते क्या? चेन्नई में रहते हैं ना सब लोग। नहीं, पर तमिल में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता बताइए है। ना कहाँ हुआ है? वो धार्मिक एंगल से क्यों देख कहाँ रहे हुआ हैं? है बताइए ना। वहाँ तमिल तो एक राज्य हो गया नहीं, ना। पर कहाँ हुआ है बताइए ना। वहाँ कहाँ हुआ है? कौन? तो आप उसको कॉपी कर रहे हैं। नहीं, क्यों कॉपी करेंगे भाई, ये नेचुरल है। देखिए, बोलने के लिए डरता नहीं हूँ मैं। नहीं, वो तो आप सब जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। मैं कोई चुनावी लिबरल नहीं हूँ, मेरे बिल्कुल फर्म ओपिनियन है। मैं फर्म ओपिनियन के साथ कहता हूँ, मुंबई ये हिंदू महापौर ही चाहती है, मुंबई मराठी महापौर चाहती है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि एक टेस्ट की रिपोर्ट आपने देखी होगी, 1961 में जो आबादी हिंदुओं की थी वो घटकर अब 2024 में मेरे ख्याल से 60 के आसपास रह जाती है, और 2051 तक आते आते वो और घट जाएगी और मुसलमानों की पॉपुलेशन 30% हो जाएगी। शायद उसको दिमाग में रखकर वो ये कह रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदुओं की घटती चली जा रही है और तेजी से मुसलमानों की, महाराष्ट्र की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, मैं स्पेशली आंकड़े भी लेकर आई हूँ। मैंने देखा है वो रिपोर्ट, और निश्चित रूप से रिपोर्ट चिंताजनक है। हालांकि 60 नहीं है वो, मतलब 88 थे, 2011 में घटकर 66 हो गए। 66 नहीं हुए। हाँ, 66% ना 66% नहीं है। हिंदू अभी भी देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर माइनॉरिटीज 22 या 23% है, बाकी सारे हिंदू ही है यहाँ। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये चिंता की बात है जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। और क्यों? तो देखिए, अभी हमने पिछले समय मुंबई में एक अभियान चलाया और बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुंबई में पाए गए। हमने उनको डिपोर्ट किया, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको डिपोर्ट किया। कितनी संख्या आप बता देखिए, सकते हैं? संख्या इसलिए मैं बताना नहीं चाहता कि एमईए का काम है। अल्टीमेटली ये सारा मामला जो है ये मल्टीलैटरलिज्म का मामला है, ये विदेश मंत्रालय का मामला है, तो वही बताएंगे। पर मैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर हमने किया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर वो छुपे हुए हैं। हम उनको एक एक को ढूंढ कर निकालेंगे। पर देवेंद्र जी, और आप तो मैं बड़ी आपको, बात बता रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही बात आपको कह रहा हूँ। ये ऐसा कैसा डिपोर्टेशन था कि किसी को रातों रात खबर भी नहीं हुई, कानों कान खबर भी नहीं? देखिए, इसकी पब्लिसिटी हमने नहीं की और केंद्र सरकार ने भी नहीं की, लेकिन ढूंढ कर, और मैं ऐसा मानता हूँ देश से पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन बांग्लादेशियों का पिछले 1-1.5 साल में हुआ, सबसे बड़ा। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व सबसे बड़ा, और उसमें भी मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, हमने ढूंढ के निकाले। लेकिन मूल रूप से जब हमने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया और हमने पता किया कैसे आते हैं, तो इसमें यह ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के बड़े नेता इनको लाकर बसाते हैं, इनके कागजात तैयार करते हैं, कागजात वहाँ तैयार करके ये लोग यहाँ आते हैं, इसलिए उनको ढूंढने में थोड़ी कठिनाई जाती है। अब हमने उसको भी डिसाइफर किया है और इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि कितने भी छुपने की कोशिश करें, हम लोग ये पूरा साल 2026 एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ कर निकालेंगे, उसके घर वापस भेजेंगे। लेकिन आपने ये कनेक्शन कैसे लगा दिया कि ममता बनर्जी और उनके बड़े नेता इनको मदद कर रहे हैं? देखिए, इसका कोई प्रूफ? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जब ये किस प्रकार से कागजात बनाते ध्यान में आया, तो वहाँ का पॉलिटिकल नेता पश्चिम बंगाल का कोई ना कोई वहाँ का लोकल नेता इनको मदद कर रहा है। अब लोकल नेता तो अपने भरोसे नहीं कर सकता है,
उसके ऊपर आशीर्वाद तो किसी का है ना। अभी कुछ चीजें सबूत के तौर पर मिलती है, कुछ चीजें पता होती है लेकिन उसका लिखित सबूत नहीं होता। तो वो ध्यान में आता है वहां जाने के बाद कि ये छुड़भैया नेता ये कर रहा है, इसके ऊपर आशीर्वाद किसका है। तो पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, कल आपने देखा था ईडी ने रेड डाली थी वहाँ आईपैक के ऑफिस में। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ महाराष्ट्र में ईडी एक कार्रवाई कर रही है और किसी प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जाकर छापेमारी करती है, क्या देवेंद्र फडणवीस वहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वहाँ जाकर जाना भी नहीं चाहिए। फाइलें, हार्ड डिस्क, एक फोन प्रकार उठाएंगे? से देखिए, एक प्रकार से लीगली भी ये क्राइम है। आप इस प्रकार की चीजों में, आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आप इंटरफियर नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं आप लोग चुरा रहे हैं उनका दूसरा सारा प्लान। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये करने का उनको अधिकार नहीं है। मतलब मैं तो ऐसा कहता हूं कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले, संविधान खतरे में कहने वाले, सबसे बड़ा संविधान तो अब खतरे में पड़ गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रोककर उनके हाथ से फाइलें छीन रहा है। ये तो इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये देश के संविधान का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों का हनन है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसा कार्य करने के बाद कोई अगर अपनी कुर्सी पर रहता है तो ये भी संविधान का अपमान है। तो आप कह रहे हैं कि दीदी को रिजाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि इस प्रकार से, देखिए, जनता ने कम से कम, मैं ऐसा मानता हूं कि इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये संविधान को किस प्रकार है अपने पैरों तले रोंद रहे और उनको अपनी जगह दिखानी चाहिए। आपको क्यों लगता है, क्या लगता है, आप तो खुद राजनेता हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपने भी बनाई और तोड़ी होंगी और उसे प्लान किया होगा, दीदी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, जरूर कोई ना कोई तो ऐसी बात, ऐसा सबूत, ऐसी जानकारी वहाँ रही होगी कि जिसके बाहर आने से दीदी का सिंहासन हिल जाता। कोई ना कोई तो ऐसी जानकारी है। नहीं तो दीदी बहुत होशियार है। दीदी कोई ऐसी मूर्ख तो नहीं है कि ऐसे ही कहीं पर जाकर वो हमला बोल देगी। जरूर दाल में कुछ काला है और उस दाल के काले को छुपाने का प्रयास दीदी कर रही है। वो ये कह रही हैं कि आप लोग ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रही है कि सबको पता है कि आईपैक जो है उनके कम्युनिकेशन को भी हेड करता है और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी बना रहा है। आप लोग, और उन्होंने कहा अमित शाह बहुत नास्टी और नॉटी हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप लोग उनके सारे के सारे सीक्रेट्स, खासकर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की लिस्ट, वो सब चुरा कर ले जा रहे हैं। आप लोग इतने डरे हुए हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, अगर ईडी की रेड गलत होती तो दीदी तुरंत कोर्ट जाती और कोर्ट ठोक देता। कोर्ट छोड़ता नहीं है, कोर्ट ठोक। दीदी को ये पता था कि वहाँ पर कोई ना कोई गलत चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है। पॉलिटिकल सीक्रेट क्या होते हैं जी? कोई सीक्रेट ही नहीं होता। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट तैयार नहीं करती। आप रणनीति चुराने की कोशिश कर रहे रणनीति हो। क्या होती है? एक वही किला तो है जो आप भेद नहीं पाए हैं। अरे भाई, ऐसी कौन सी रणनीति उन्होंने तैयार की है? एक ही रणनीति है उनकी, बांग्लादेश से लोग लाकर बैठाओ, उनको वोटर बनाओ और चुन कर आओ। और दूसरी कौन सी रणनीति है उनकी? अब उनकी कोई ना कोई ऐसी बात का पर्दाफाश होने वाला था जिससे उनका सिंहासन हिल जाता, इसलिए दीदी हिल गई और हमला बोल दिया। नहीं, पर वो कहती ईडी इन्हीं लोगों के यहाँ क्यों जाती है? आपको याद है ना आपका वो चक्की पीसिंग वाला बयान? आज भी जितनी बार विपक्ष के पास ईडी और सीबीआई ले जाइए, वो आपका चक्की पीसिंग वाला बयान याद दिलाते हैं। देखिए, और वही अजीत दादा अभी आपके साथ वो हमारे साथ आए तब भी ईडी तो बंद नहीं हुई। उनका जो जिस मामले में, जो शुगर फैक्ट्री के मामले में उनके ऊपर ईडी लगी थी, आज भी सील है, आज भी उनके पास नहीं है। वो आज भी लड़ रहे हैं कोर्ट में। तो हमारे साथ आए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को क्लीन चिट मिल गई। जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। पर अजीत दादा तो बहुत फक्र के साथ कह रहे थे कि ये, और अभी कह रहे हैं इन्हीं चुनावों में, आपने भी सुना है, ऐसा हो नहीं सकता कि देवेंद्र फडणवीस इस बात को ना सुने। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए यही लोग मुझ पर घोटाले का आरोप लगाते थे, अब हूं ना इन लोगों के साथ में यहाँ पर। तो ऐसे में अब आप क्या जवाब देंगे उनको? क्योंकि ये तो मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूं कि इस चुनाव में मैंने घोषणा की कि मेरे साथी जहां मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, मेरी फ्रेंडली फाइट है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। मैं
नगर पालिका का चुनाव हमने जीता, लेकिन मैंने कहीं पर भी उनके खिलाफ नहीं बोला, महानगर पालिका में भी नहीं बोला और अभी भी नहीं बोलना चाहता हूं। वजह? देखिए, जवाब देने के लिए तो देवेंद्र फडणवीस को जाना जाता है, जवाब तो इतना शार्प दूंगा, लेकिन ये मैंने तय किया है। देखिए, ये बहुत छोटे चुनाव है, इस छोटे चुनाव में ये सारी चीजें स्टेक पर लगाने वाला आदमी नहीं हूं मैं। पर पूरी साख तो लगाई दी है आपने। नहीं, उन्होंने लगाई है। देखिए, मैं पूरी ताकत से प्रचार करता हूं, लेकिन आप देखिए पॉजिटिव प्रचार करता हूं। मुंबई में केवल मैं ठाकरे ब्रदर्स को जवाब देता हूं, क्योंकि जवाब नहीं दूंगा तो फिर लोगों को उनका कहना सच लगेगा। मुंबई के बाहर 27-26 महानगर पालिका में कहीं पर भी गया, मैंने अपने साथियों के खिलाफ भी नहीं बोला और अपोजिशन के खिलाफ भी नहीं बोला। मैं केवल डेवलपमेंट की बात करता हूं। हमने क्या किया है, हमारा विजन क्या है, हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसके ऊपर 40 मिनट्स में भाषण करता हूं और वापस आता हूं। लेकिन देवेंद्र साहब, ये आपको दिक्कत नहीं होती है कि साथ में हैं, फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, एक दूसरे की तरफ जो है बयानबाजी, आप भले ही ना करें पर वो तो कर ही रहे हैं ना। देखिए, वो थोड़ा पुणे, वो बाकी जगह वो भी नहीं करते, उनका दिल नहीं है ना नहीं, आप वो लोगों के बाकी साथ? नहीं, हमारे साथ ही उनका दिल कहीं नहीं है, पक्का? उनका दिल यही है, पक्का? वो उनको पता है, बाकी सब जगह दिल तोड़ तोड़ के ही आए वो, तो अब हमारे पास दिल अटका है, दिल कहीं बाकी सब जगह टूटा हुआ है। लेकिन वो भी जो बयानबाजी करते हैं ना, हाँ, सिर्फ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में करते, दो ही जगह, हाँ। क्योंकि वहां उनका डेस्परेशन है। देखिए, अल्टीमेटली दे वेर द किंग्स ऑफ पुणे एंड पिंपरी चिंचवड़, और उनका जो वो किंगडम है, फिफ्टडम है, वो सब हम लोगों ने तोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन है। नहीं तो वो आप उनको समझाते क्यों नहीं है कि सारी चीजें हो जाए? पर ये तो बड़ा मजाकिया नहीं लगता है? इंडिया गठबंधन पर आपने खूब सारे बयान दिए हैं कि ये लोग साथ है, नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, वही चीज तो आप लोगों के लिए कही जा रही है। देखिए, ये दोनों का इसलिए कंपैरिजन नहीं होता कि विधानसभा और लोकसभा ये नीतिगत फैसलों की जगह होती है। यहाँ अगर आप अलग अलग नाव पे सवार हो जाए तो देश के ऊपर उसका असर पड़ता है, क्योंकि देश की नीति एक मन से, एक दिल से और एक दिशा से लेनी पड़ती है। ये लोकल चुनाव है, महानगर पालिका, ये नीतिगत चुनाव नहीं है, या नीतिगत फैसले नहीं होते। जहां नीतिगत फैसले होते हैं वहां हम साथ में ही है, अभी भी साथ में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत असर है। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि आप में और शिंदे जी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो ये कहते हैं कि वो कैबिनेट की बैठकें उसका बहिष्कार कर देते हैं, फिर बहाना बना देते हैं कि वो बीमार हैं, फिर आपको सफाई देनी पड़ती है कि उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा मैं सोया नहीं हूँ इसीलिए मैं आ नहीं रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ आप फेस सेविंग कर रहे हैं, आप लोगों में कुछ ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शिंदे जी का और मेरा रिश्ता, हाँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है, और शायद पत्रकारों को पता है उससे भी पुराना है, और हमारा इक्वेशन भी अच्छा है। और मुझे बताइए कि जिस कैबिनेट की बैठक में वो नहीं आए थे, वो बैठक कौन से दिन की थी? जिस दिन आचार संहिता लगी। बैठक में विषय कितने थे? 3 विषय थे। नवंबर 18 नहीं, अभी क्या, हाँ। 3 विषय तो बैठक में थे, और तीनों में से ऐसा कोई विषय नहीं था कि जिस पर विवाद हो, एकदम नॉर्मल विषय थे, कहीं उन्होंने बहिष्कार नहीं किया। देखिए, अगर शिंदे जी बहिष्कार करते ना तो उनका एक भी मंत्री नहीं आता। अरे भाई, मैं अगर किसी चीज़ का बहिष्कार करूँ और मेरे मंत्री वहाँ जाए और साथ में सारा पूरा कैबिनेट का मीटिंग करे, ऐसा होता है क्या कभी? उनके सारे मंत्री हाजिर थे। और ये बिल्कुल सच है कि शिंदे जी ने सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं 6 बजे तक काम कर रहा था और अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद, मतलब मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है सलाइन लगाना पड़ेगा, ये मेरी हालत है। तो कोई इंपॉर्टेंट विषय? मैंने कहा ये 3 विषय है। तो बोले बहुत इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, तो आप इसको कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा। और ये उस कैबिनेट की बैठक में भी हमने बताया कि भाई शिंदे जी का मुझे फ़ोन आया और वो आने नहीं वाले, और 15 मिनट में 3 विषय करके कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई। उनके सारे लोग थे। तो मुझे लगता है हर चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बाहर निकलने के 15 मिनट बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज चालू हुए, क्या शिंदे जी ने बहिष्कार किया, क्या शिंदे जी ने बहिष्कार किया। हाँ। अरे भाई, देखिए, कोई भी, देखिए, मुख्यमंत्री को छोड़कर 100% कैबिनेट में रहने वाला कोई मंत्री नहीं होता है, कोई नहीं होता है। सबका कभी ना कभी कोई काम होता है, कोई एंगेजमेंट होती है। मुख्यमंत्री इसलिए हर मीटिंग में हाजिर होता है। तो मतलब आपके बीच में कोई मनमुटाव नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। हाँ? कुछ नहीं है, मतलब बातचीत हो जाती है? रोज होती है, रोज होती है? रोज होती है। और आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज ज्यादा कौन करता है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बहुत जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ। मेरा अपना मानना ऐसा है कि
मेरा अपना स्वभाव जो है ये बहुत अकोमोडेटिव है, इसलिए कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, आप दोनों की तो आइडियोलॉजी मिलती है, दोनों पार्टियों की, लेकिन ये अजीत दादा के साथ नहीं है। उनकी आइडियोलॉजी आपके संग कम मैच खाती है। बिल्कुल। कैसे संभाल रहे हैं आप? देखिए, अजीत दादा एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी है। मैं उनको एक चीज़ के लिए 100% मार्क्स दूंगा कि अजीत दादा निर्णय करते समय प्रैक्टिकल निर्णय लेते हैं, इसलिए उनको उनके साथ काम करना, उनको कन्विंस करना, ये आपको पता होता है इसमें कन्विंस होंगे, इसमें नहीं होंगे। क्योंकि मतलब ये अच्छा है या बुरा है मैं इसको नहीं कहता, लेकिन वो इमोशन में अटक कर काम करने वाले आदमी नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करते हैं। तो इसलिए उनके साथ रिश्ता रखना बड़ा आसान है। शिंदे जी के साथ रिश्ता रखना भी आसान है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि शिंदे जी इमोशनल इंसान है, उनके साथ आपको इमोशनल कनेक्ट रखना पड़ता है। अजीत दादा के साथ प्रैक्टिकल कनेक्ट रखना पड़ता है। तो अजीत दादा तो आइडियोलॉजिकली भी तो बहुत आपके साथ उठा-पटक हो जाती है ना। भाई उनके अपने नवाब हैं। अरे भाई, आप उस नवाब के लिए आपके साथ रिश्ता भी तोड़ने को वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वो सारी बातें छोड़ दीजिए। एक बात आप ध्यान में रखिए, शरद पवार जी के पार्टी की कोई कभी आइडियोलॉजी रही नहीं है। शरद पवार जी की पार्टी की खासियत ये थी कि उन्हें कुर्सी चाहिए। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है उसके जैसा। तो इससे पहले भी देखिए, शरद पवार जी सबसे पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जब बने तो किसकी मदद से बने थे? उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? जनसंघ कर रहा था भाई। जनसंघ के सपोर्ट से बने थे, जनता पार्टी की सपोर्ट से बने थे, हम लोग सब साथ में थे उस समय। इसलिए देखिए, आइडियोलॉजिकली ऐसा कोई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ ये ठीक है कि उन्होंने उनकी आइडियोलॉजी लीनिंग टुवर्ड्स कांग्रेस रही है, लीनिंग टुवर्ड्स कांग्रेस। ही इज कम आउट ऑफ कांग्रेस। हाँ, बट वो पूरी कांग्रेस की, इसलिए आइडियोलॉजिकल वॉर तो उनके साथ कोई बहुत बड़ा नहीं है हमारा उनके साथ जो वॉर रहा है वो, चूंकि वो कांग्रेस के साथ रहे तो उस समय बहुत तुष्टीकरण की नीति करते थे, वो भी अब उन्होंने कम कर दिए। थोड़ा एक प्रकार से उनका जो पॉलिटिक्स का ढंग था उसका भी हम लोगों का थोड़ा विरोध था, लेकिन लार्जर स्केल पर कोई विरोध नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने अपनी लीनिंग थोड़ी सी जो है वो चेंज कर ली है, लेकिन सबसे भयंकर किसी ने अपनी लीनिंग चेंज की है अभी हाल फिलहाल के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो में, तो वो कौन है आइडियोलॉजिकली? उद्धव जी, क्योंकि जिस प्रकार से उद्धव जी ने तुष्टीकरण की नीति शुरू की, देखिए, आपने सोचा था कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। सीरियसली, मतलब ऑनेस्ट आंसर? एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। क्योंकि जिस प्रकार के विचार बाला साहब ठाकरे जी के थे और उनकी लीगेसी चलाने की बात करने वाला व्यक्ति इतनी तुष्टीकरण की नीति करे कि छत्रपति संभाजी नगर में रशीद मामू जैसा व्यक्ति, देखिए मुसलमान इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, देश विरोधी कार्रवाई करने वाला, पाकिस्तान का झंडा फहराने वाला, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले, ऐसे लोगों का नेतृत्व करने वाला वो रशीद मामू, जब उसको पार्टी में लेने की बात हुई तो उनके वहाँ के सबसे कद्दावर नेता खैरे जी, जो 5 बार वहाँ से सांसद रहे, जो बाला साहब ठाकरे के सबसे करीबी रहे, वहाँ के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा हम नहीं लेने देंगे, फिर भी उसको पार्टी में लिया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, उद्धव जी ने पार्टी में लिया हो, मैं इसको टिकट नहीं देने दूंगा, उसको टिकट भी दिया उद्धव जी ने। अब वो खैरे जी बैठे हुए हैं चिल्लाते हुए। तो ये जो उनमें परिवर्तन आया हुआ है, जब हमने लोकसभा के चुनाव के समय उनकी रैलीज में मुंबई बम विस्फोट से संबंधित लोग प्रचार करते हुए देखे, उनकी एक रैली में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे बदला हुआ राजनेता दूसरा कोई नहीं है। पर आपने भी तो उनका दिल ऐसा तोड़ा कि वो नहीं है, वो इंतकाम देखेगी वाली स्थिति आ गई थी। तो हो सकता दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, हाँ, बर्बादी की तरफ मुझे छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। उन्होंने बर्बादी अपनी, या बर्बाद तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो उनकी अवस्था आई है उन्होंने खुद खरीदी हुई है। देखिए 2000 उद्धव ठाकरे का हृदय परिवर्तन किसने किया है? कौन वो हो सकता है? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी या फिर शरद पवार या फिर पार्टी में कोई और? कौन है जो
उद्धव ठाकरे की लाइन ऑफ पॉलिटिक्स को चेंज कर? पहला उनका हृदय परिवर्तन हुआ मुख्यमंत्री की कुर्सी के कारण। व्यक्ति ने नहीं किया, कुर्सी ने उनका हृदय परिवर्तन किया। उस कुर्सी के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया, और एक बार लत लग जाती है तो फिर उसमें से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लत लग गई। तो अभी आपको लगता है ये रिश्ता कायम रहेगा, या फिर उनका दिल आपकी तरफ है? नहीं, मुझे लगता नहीं, और हमारा भी दिल बहुत दुखा है। देखिए, हम उनके साथ नहीं जा सकते, हमारा दिल दुखा हुआ है। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, आज भी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, पॉलिटिकल अलायंस नहीं है भैया, ये तो क्या है कि दिल से हम दूर हो गए, दिल टूट गए। नहीं तो ये आप कह रहे हैं कि नाउ इट इज नेवर गोइंग टू हैपन? मुझे नहीं लगता। नेवर? नेवर। पर आपने जब भी नेवर कहा है वो पक्का हुआ है। नहीं, ये तो आपने जो बात कही ये निश्चित रूप से कई बार हुआ है। इसलिए 2019 के बाद आपने कहा मैं सरकार नहीं, का हिस्सा नहीं रहूंगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 के बाद आपने कहा एनसीपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। आपकी बात को मैं यहाँ परिभाषित करता हूँ। 2019 के बाद इस बात को तो मैंने जरूर सीखा है, नेवर से नेवर। क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां आई और जो परिस्थितियां बनी, हाँ। कई चीजें जो मुझे लगता था कि कभी हो नहीं सकती, वो चीजें हुई। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से हमारे दिल दुखे हैं, मुझे नहीं लगता। और देखिए, ये परिस्थितियां कब बदल सकती है? तब बदल सकती थी कि अगर वो रियलाइजेशन करे, अपनी गलतियों को समझे। वो उल्टा अभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम नहीं जा सकते। नहीं ना। और दोनों भाई आ जाए और कहे कि अब आप सब भूल जाइए, अब हिंदू एकता के लिए हम सब के सब साथ आ रहे हैं। देखिए, इतने हाइपोथेटिकल चीज़ों पर पॉलिटिक्स में बोला नहीं जाता। अच्छा, लेकिन अब एक बड़ा जो मुद्दा है, चैलेंज है, वो आपको महाराष्ट्र में भी और बीजेपी को सेंटर में इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र में अगर आप चैलेंज की बात करेंगे तो हमने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है। देश की पहली सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं। और उसके लिए जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, चाहे वो खेती हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, इसमें बहुत एग्रेसिवली हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो हमारा गोल बोलिए या चैलेंज बोलिए, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नाउ इट्स एन अमेजिंग चैलेंज, और उसको काम करने के लिए आप लोग पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं, ये मैं मान कर चलती हूँ। लेकिन उस चैलेंज में एक सबसे बड़ा चैलेंज है सबका साथ सबका विकास। और आप ये अच्छे से समझते हैं कि एक मेजर चैलेंज है कि इस देश में एक ऐसी ताकत बैठी हुई है और बाहर भी ऐसी ताकत बैठी हुई है जो चाह रही है कि दंगे हो जाए, जो चाह रही है कि हिंदू मुसलमान कभी एक ना होना, और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर डाली जाती है। आई लव मोहम्मद आप ही के राज्य से शुरू हुआ था, आप अच्छे से जानते हैं। उसमें फिर आई लव महादेव आ गया। अभी आपने देखा फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण में कैसे पत्थरबाजी हो गई है। कुल मिलाकर एक फेथ का इशू है जो मुसलमानों को नहीं है आप लोगों में। उसके लिए कोई काम देवेंद्र जी, या फिर ये सिर्फ बयानों की वजह से और खाई बढ़ती चली जा रही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि पहली बात तो यह है, किसी भी प्रकार से दंगों का समर्थन नहीं किया जा सकता। और देखिए, 2014 से तो 2026 तक 2.5 साल अगर छोड़ दिया जाए तो या तो मैं मुख्यमंत्री रहा या फिर गृह मंत्री रहा। हमने महाराष्ट्र में कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया। छोटे मोटे कुछ हुए होंगे, कोई बड़ा दंगा नहीं होने दिया। हमने कोई इस प्रकार की परिस्थितियां अपनी तरफ से तैयार नहीं की कि जिन परिस्थितियों में यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कम्युनल डिवाइड हो। हमने फर्मली चीज़ों को डील किया है और आगे भी करेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ये भी एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत बड़ा पहले तुष्टीकरण किया और माइनॉरिटीज़, विशेष रूप से मुस्लिम समाज, ये कांग्रेस के बहुत करीब था। धीरे धीरे कांग्रेस से उसका मोह भंग हुआ। वो अल्टरनेट पार्टी उसके पास गए, समाजवादी पार्टी हो, उसके बाद और कोई पार्टी उनके पास गए। अब उन पार्टियों से भी उनका मोह भंग हो रहा है। अब वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। अब
वो ऐसी कगार पर पहुंचे हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट करेंगे। Now here is the point. हाँ, नहीं, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, अच्छा, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। अब मैं ये मानता हूं कि इसके बाद आने वाले 8-10 सालों में उनके ध्यान में आएगा कि हर व्यक्ति हमारा इस्तेमाल करता है, हर पार्टी हमारा इस्तेमाल करती है, डर दिखाकर बीजेपी के खिलाफ हमको भड़काया जाता है। लेकिन हमारे लिए योजनाएं जो बनी वो तो बीजेपी ने बनाई, घर तो बीजेपी ने दिया, गैस तो बीजेपी ने दिया, इलेक्ट्रिसिटी तो बीजेपी ने दी। तो मुझे लगता है कि अगले 7-8-10 सालों में उनका भी हृदय परिवर्तन होगा, वो भी हमारे साथ आएंगे। 7-8-10 साल? हाँ, टाइम तो उतना लगेगा ना। देखिए अब धीरे धीरे, क्योंकि देवेंद्र जी मैं आपको एक बताता हूँ, सुनिए, 90 के दशक में कांग्रेस से टूटकर वो लोग अल्टरनेट पार्टियों के साथ गए। 2010 के बाद अल्टरनेट पार्टियों से टूटकर वो करीब इस माहौल में चले गए कि बीजेपी के खिलाफ कौन है उसके साथ हम जाएंगे। तो ये सारे ट्रांजिशन को अगर हम देखें तो 10-15 साल तो लगे हैं। अब ये जो ट्रांजिशन है इसको भी 7-8 साल लगेंगे। पर एक चीज जो कांस्टेंट रही है वो ये है कि बीजेपी को हराना है। आप लोगों ने तो बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें कर दी, 370 से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर नक्सलियों को हटा देने से लेकर। मुसलमानों का वोट आप लोग क्यों नहीं, दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉसिबल थिंग, जो मतलब वो ऐसी है कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ कमी है? नहीं मिलेगा। देखिए ऐसा है, आप चाहते ही नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब, देखिए मैंने पहले भी कहा, हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। भारतीय जीवन पद्धति पर, सनातन संस्कृति पर आधारित हमारा हिंदुत्व है। Then what is the issue then? इशू ये है कि अभी तक हम उनको ये कन्विंस नहीं कर पाए। Why? इसका कारण है कि उनको धर्म के नाम पर भड़काने वालों की संख्या बड़ी है, उनको बरगलाने वालों की संख्या बड़ी है, उनका इस्तेमाल करने वालों की संख्या बड़ी है। इसलिए मैंने कहा ये एक प्रोसेस है, उनका हर चीज़ से मोहभंग हो रहा है। देखिए अल्टीमेटली हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा, भारत का जो मुसलमान है ये कोई उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान या ईरान या और ऐसे किसी देश से आया हुआ नहीं, जो आए तो वो चले गए, यहीं के मुसलमान है। उस समय पर इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। मूल रूप से अगर 7-8 पीढ़ी पहले देखेंगे तो इनके पुरखे सनातनी निकलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे कभी ना कभी ये रियलाइजेशन यहाँ पर होगा। ये प्रोसेस स्लो होती है, ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन जिस दिन शुरू होगी उस दिन रुकेगी नहीं। तो ये शुरुआत आप क्यों नहीं करते हैं, मुसलमानों को टिकट देकर, उनको कैंडिडेट बनाकर? अरे भाई जो पार्टियां, आप बड़े हैं ना, मैं आप कह रहे संकुचित नहीं है। नहीं, जो पार्टियां ये कहती है कि हम ही उनके हिमायती है, हम ही एक प्रकार से उनके हितैषी है, हाँ। वो पार्टियां भी तो उनको वो टिकट नहीं दे रही। अल्टीमेटली चुनाव में तो चुनकर आने का गणित बैठाना पड़ता है। भाई हमको तो आपने मुस्लिम विरोधी ठहरा दिया तो हमसे तो टिकट मिलने का कोई आसार नहीं है, लेकिन जो कहते हैं हम मसीहा है वो भी तो टिकट नहीं दे रहे। वो कितने टिकट दे रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे, क्योंकि चुनाव ये तो चुन के आने का गेम होता है। जो चुन के आता है उसको दिया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? 100% इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो। अब मुसलमान जो है वो किसी का वोट बैंक बन के नहीं रह गया, या इनफैक्ट अगर बना भी है तो वो पावर की वो पाएंगे। बस बिल्कुल, वो अभी एक ऐसा वोट बैंक बना है कि जिसका इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा समय तक ये भी नहीं चलेगा। इससे भी उनका मोहभंग हो जाएगा। उनके ध्यान में आएगा कि ये भी रास्ता गलत है, सही रास्ता है देश की मुख्य धारा में आना, और वो देश की मुख्य धारा में आएंगे और बीजेपी का साथ देंगे। मुख्य धारा की जब बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो वोटों की भी और चुनाव की भी चर्चा होती है। ये महाराष्ट्र ही है जहां से चुनाव और वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। अब वो कह रहे हैं पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए वोट चोरी नहीं, राहुल, चुनाव आयोग से आपका रिश्ता क्या है? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। प्रॉब्लम वहाँ है, वोट चोरी का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा है, कर्नाटक में वो जीतते हैं तो जीत है, तो महाराष्ट्र में हम जीतते हैं तो वोट चोरी है। अगर तेलंगाना में वो जीतते हैं तो जीत है, हरियाणा में हम जीतते हैं तो वोट चोरी है।
मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वो कितना भी कहे लोगों का विश्वास नहीं है। मूल रूप से मुझे तो वो बहुत बड़े आदमी है, मुझे सजेशन देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाहता हूँ कि जब तक इस देश की नब्ज उनको नहीं समझेगी, इस देश के रियल इश्यूज क्या है ये नहीं समझेंगे। इस देश का इश्यू वोट चोरी नहीं है, वो नहीं हो सकता है। बिहार में भी आपने देख लिया, ये नहीं हो सकता है ये इशू। लेकिन जब तक ऐसे नॉन इश्यूज पर अपनी प्रतिष्ठा को वो लगाकर दाव पर लगाएंगे, हारते ही रहेंगे। पर देवेंद्र जी वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब घंटों घंटों के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं कि देखो आप लोगों ने क्या क्या काम किया है। अब तो चुनाव आयोग को आपके दफ्तर में बिठा दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने तो उनको ओपन चैलेंज किया, उनको नोटिस दी, भाई देखो अगर कोई गलती है तो आप गलती दिखाओ ना। अगर समझ लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं कोर्ट जाऊंगा। चुनाव आयोग ने उनको ओपन चैलेंज दिया, उनको नोटिस दी कि आपके पास जो सबूत है लेकर आओ। एक भी सबूत क्यों नहीं दे पाए? स्क्रीन लगाकर झूठी झूठी बातें दिखाना, उनकी आपके भी चैनल ने उनका झूठ उजागर किया। भाई आप लोगों ने भी दिखाया कि उन्होंने जो कहा था कि ये आदमी गायब है, उस आदमी को आपके चैनल ने सामने लाया है। ये बात है। हाँ। तो ये मूर्खता है। मतलब वो त्रुटियां हैं, त्रुटियां हो सकती है, बिल्कुल। चुनाव आयोग को... अरे भाई मैंने ये कहा, देखो अभी चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, इससे बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती। मेरी इसकी बहुत पुरानी मांग है। आपको आश्चर्य होगा 2013 में मैं नागपुर हाईकोर्ट के बेंच में गया कि भाई वोटर लिस्ट में त्रुटियां है, इसमें आप हमेशा एक बहुत ही समरी रिवीजन करते हो, इसका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। इसके लिए मैं कोर्ट गया था, हाई कोर्ट गया था। तो आप महाराष्ट्र में एसआईआर के लिए तैयार हैं? मैं तो स्वागत कर रहा हूं, जल्दी कीजिए भाई। मैं आपको कहता हूं, ये मुंबई का वोटिंग 55% क्यों दिखता है? मुंबई का वोटिंग 55% नहीं होता है। मुंबई का वोटिंग 60% से ऊपर होता है, 65% होता है। लेकिन जो वोटर लिस्ट है, वो उस वोटर लिस्ट में समरी रिवीजन होने के कारण, देखो जो अर्बन एरियाज है यहाँ पर लोग बार बार अपना मकान बदलते हैं, और मकान बदलने के बाद आदमी वहां जाता है तो वो क्या विचार करता है, मैं कहाँ यहाँ से ट्रांसफर का अर्ज करूँ, यहाँ के ऑफिस में जाकर मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर यहाँ वो सीधा फॉर्म नंबर 6 भरता है और नए सिरे से अपना नाम दर्ज करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे थे कि जागो वरना 2 करोड़ वोटर ये बीजेपी का है जो कट जाएगा। तो आपको डर नहीं है कि एसआईआर में बीजेपी का वोटर कट देखिए, जाएगा? अगर मैं ये कहता हूँ, इट इज अ प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन गलती कर सकता है। ये हो सकता है कि जिस समय ये वोट कटे उसमें कुछ जो अस्तित्व में उनका भी कट सकता है, नहीं कट सकता। वही हमारा काम है। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? हमको बीएलओ क्यों दिया हुआ है? बीएलए और बीएलओ ये क्यों दिया हुआ है? हमको अधिकार दिया है, हर बूथ पर हमको अधिकार है कि उस लिस्ट में किसका नाम जा रहा है और किसका नाम कट रहा है। ये अधिकार जैसे मेरे बीजेपी को है, वैसे कांग्रेस को है, वैसे ही वो सारी नेशनल और स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टियों को है। आप वहां ध्यान ही नहीं दोगे और बाद में चिल्लाओगे तो थोड़ी चलेगा। नहीं तो ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है पश्चिम बंगाल में। वो कह रहे हैं आप लोग अपने वोटर सेट कर रहे हैं वहां पर। देखिए, ममता बनर्जी ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि जिन बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में घुसाने का वो प्रयास कर रही थी और जिनको उन्होंने घुसाया था, उनके ध्यान में आया कि इस रिवीजन में उन नामों को काटना पड़ेगा, वो नाम कटेंगे और अब नए बांग्लादेशी नाम उसमें नहीं घुस पाएंगे, इसलिए उनके सारा गुस्सा है। पर अभी वो कुल मिलाकर सब जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके तमाम नेता अभी दिल्ली में भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग सब बैंगन हैं और वो टाइग्रेस है, वो चबा जाएंगे आपको कच्चा। देखिए, बोलने के लिए वो कुछ भी बोल सकती है। अगर वो सच में टाइग्रेस है ना, तो टाइग्रेस ने बंगाल के बांग्लादेशियों को भगाना चाहिए। अगर वो टाइग्रेस है तो उन्होंने इस बात को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में वो टाइग्रेस के रूप में उतरनी चाहिए। वो नहीं दिखता है उनको। वहाँ वो टाइग्रेस नहीं, वहाँ भीगी बिल्ली है। वहाँ भीगी बिल्ली बनकर छुप कर बैठी हुई है। अरे टाइग्रेस बनना है तो सबके लिए बनी है, दुर्गा जी का अवतार बनी है, हिंदुओं के लिए। हाँ बिल्कुल। अब कुछ आखिरी सवाल। नितिन नवीन आ चुके हैं नए अध्यक्ष के रूप में।
पहला रिएक्शन क्या था आपका? 45 साल का युवा जब नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं नितिन नवीन जी को पहले से जानता भी हूँ, चूँकि मैं एक बार बिहार का प्रभारी भी रहा, 2020 के चुनाव में मैं प्रभारी था, और उससे पहले नितिन नवीन जी जब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे तब वो महाराष्ट्र के युवा मोर्चा के इंचार्ज हुआ करते थे, इसलिए उस समय महाराष्ट्र आते थे तो मुझसे मिलते थे वो, इसलिए मैं उनको अच्छे से जानता भी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि देखिए इस पार्टी में ये हिम्मत है कि इस पार्टी ने पीढ़ी बदल के दिखाई। 45 ईयर्स के, 45 साल के, देखिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ को देखेंगे तो ऐसे ही समय समय पर हमने पीढ़ियाँ बदली है। आप देखिए अटल जी अडवाणी जी ने जब शुरुआत की उस समय आप देखिए एकदम यंग वो थे, या अगर हमारे जो नेता है, चाहे वो प्रमोद जी हो, चाहे वेंकैया नायडू जी हो, इन्होंने युवा अवस्था में एक प्रकार से बागडोर संभाली, नितिन गडकरी जी, या आप देखिए अमित शाह जी जिस समय पार्टी के मुखिया बने वो 50 साल से नीचे ही थे। तो ये जो पीढ़ियाँ बदलने का सिलसिला जो भारतीय जनता पार्टी में, इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि प्रगति कर रही है। तो मैं तो हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने पीढ़ी बदली है। पीढ़ी बदली है, लेकिन परिवारवाद का बड़ा आरोप लग रहा है। उनके अब्बा भी विधायक थे और उनको लगा दिया गया है। सवाल ये नहीं है, देखिए परिवारवाद की परिभाषा क्या है भाई? नेता के पुत्र ने राजनीति में नहीं आना चाहिए ऐसा हमारा मानना नहीं है, आ सकता है, आना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ नेता का पुत्र है इसलिए वो पार्टी का मालिक बनेगा, इसको हम परिवारवाद कहते हैं। भाई नितिन नवीन एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक पहुंचे। उनके पिताजी भी कोई भारत के नेता तो थे नहीं, वो तो बिहार के नेता थे, वो कभी पार्टी के मालिक तो नहीं थे। इसलिए नेता का पुत्र होना ये गलत नहीं है, केवल नेता के पुत्र हो इसलिए आप मालिक बनोगे, इसका हमको विरोध है, और ऐसा नितिन नवीन जी का बिल्कुल नहीं है। अब नितिन नवीन जी वहाँ पहुँच गए हैं, खूब सुगबुगाहट वहाँ दिल्ली में है कि देवेंद्र जी भी पहुँचेंगे क्या? नहीं, वे सुगबुगाहट चलते रहती है, लेकिन मेरी पार्टी को मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है और पूरे 5 साल ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। पर आप जैसे लॉयल कार्यकर्ता भी मतलब बिरले ही मिलता है कि सीएम कहें तो सीएम बन जाएंगे, डिप्टी सीएम कहे तो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, कल को वो कहेंगे कुछ नहीं बनना है तो भी तैयार? बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि देखिए बीजेपी के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। एक नागपुर का सामान्य कार्यकर्ता जिसने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि वो निगम पार्षद बनेगा, वो निगम पार्षद बना, वो महापौर बना, वो एमएलए बना, पार्टी का अध्यक्ष बना, मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री बना, फिर वापस मुख्यमंत्री बना, विपक्ष का नेता बना। ये सारा जो मुझे मिला ये पार्टी के कारण मिला। अगर ये पार्टी मेरे पीछे नहीं होती ना, हाँ, तो मुझे कोई नहीं पूछता। नहीं, पर ये डिफिकल्ट डिसीजन था जब सीएम से आपको कहा गया कि डिप्टी सीएम। हाँ, ये डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उस बैकग्राउंड में त्याग महत्वपूर्ण है, और मुझे ये लगता था कि लोग क्या सोचेंगे कि सत्ता का कितना लालची आदमी है, कल तक मुख्यमंत्री था और अब उप मुख्यमंत्री बन रहा है, सत्ता के सिवा जी नहीं सकता। मेरा कंसर्न ये नहीं था, पद मेरा कंसर्न नहीं था, मेरा कंसर्न ये था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब पार्टी ने कहा बनना है और मैं बना, मैं सच कहता हूँ मुझे इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, शायद मैं मुख्यमंत्री बनता तब भी नहीं मिलता, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं आज खुश हूँ कि मैं उप मुख्यमंत्री बना। अच्छा, जाते जाते एक जल्दी से रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूँगी। शुरुआत ये, नरेंद्र मोदी को कितने मार्क्स देंगे? कितने में से मार्क्स है? 10 में से दीजिए। 11 मार्क। 10 में से 11 मार्क। अमित शाह को? अमित शाह को जी को भी 10 में से 10 मार्क होगा। एक नंबर क्यों काटा? नहीं देखिए, हायरार्की का विषय नहीं, अल्टीमेटली अमित भाई भी ये इस बात को मानेंगे और हम सब लोग मानेंगे, जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। इज ही अ रियली टफ टास्क मास्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वेरी टफ भाई, इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर और इज वेरी फोकस्ड पर्सन। देखिए वो फोकस को हटने नहीं देते, न खुद का हटाते हैं न हमको हटाने देते हैं। हाँ, अब डांट भी पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है। टारगेट पूरा नहीं होता? टारगेट का सवाल नहीं है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो डांट पड़ती ही है। और ये डांट तो बुलाकर डांटे जाते हैं आप कि फोन पर डांट दिए जाते हैं? नहीं, जब मौका मिलता है तब डांट पड़ती है। हाँ।
लेकिन उस डांट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमको नीचा दिखाना है। उस डांट का मतलब ये होता है कि हमारे से उनकी अपेक्षा बड़ी है, छोटी अपेक्षा नहीं है। और उन्होंने डांट दिया इसका मतलब उनकी नाराजी हमारे ऊपर ऐसा नहीं होता है। उसके 2 मिनट बाद मोदी जी नॉर्मल रहते हैं, उसके 2 मिनट बाद उनका व्यवहार भी नॉर्मल होता है। तो वो डांट ये होती है कि भाई सही रास्ते चलो, गलत रास्ते चलने नहीं दो। अच्छा, कांग्रेस में ये कहा जाता है कि राहुल जी से मिलना हो, सोनिया जी से मिलना हो तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है, वो डिसाइड करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कहते हैं, 2 लोगों की पार्टी है, 2 लोग डिसाइड करते हैं कि देवेंद्र जी से कब बात होगी, अगर कह दिया है तो सोचा जाएगा। नहीं, मैं तो उल्टा कहता हूँ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय आता कहाँ से, इतना काम करते हैं, इतना घूमते, लेकिन आप कभी भी अपॉइंटमेंट मांगो 12 घंटे में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप वहाँ जाने के बाद ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। आप आधा घंटा भी अकेले बोलते रहो, वो पूरी आपकी बात सुनते हैं और उसके बाद फर्मली अपनी बात कहते हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, देखिए आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कितने एमपीज, एमएलएस, कॉमन कार्यकर्ता उनके परिवारों से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खींचते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी से सीखने लायक है। देखिए, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन। और उनके यहाँ कोई भी देश का कोई भी आदमी चिट्ठी लिखता है तो जवाब मिलता है। तो ऐसे में जब आप जेनजी को ये नारा लगाते हुए सुनते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, कैसा लगता है? ये कौन से जेनजी है जी? भारत की जेनजी ऐसी नहीं है। ये कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनको बरगलाया गया है। भारत की जेनजी ये तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय कहने वाली जेनजी है। भारत की जेनजी वंदे मातरम कहने वाली जेनजी है। ये जो लोग हैं ये उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? लगता तो नहीं है, सपने में जरूर बन सकते। प्रियंका गांधी को कैसा नेता मानते हैं? अभी उन्होंने शुरुआत की है, उनको शुभकामनाएं हमारी। भाई कम से कम देखिए, कम से कम राहुल जी ने जो मूर्खताएं की है वो प्रियंका जी न करें, ऐसी अपेक्षा। दोनों में से बेहतर नेता कौन लगता है आपको? भाई मैं थोड़ी कोई चुनाव करने के लिए बैठा हूँ, मैं कोई जज हूँ। फिर भी अगर चुनना हो तो? नहीं, मेरे पास चुनाव के लिए कोई बहुत बड़ा पर्याय नहीं है। नन ऑफ द अबव है। घर में बॉस कौन है, देवेंद्र जी या अमृता जी? देखिए, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, हाँ। कोई अगर आपको कहता है कि वो बॉस है तो आपको झूठ कह रहा है। घर का बॉस ये अपनी बीवी होती है, घर की बॉस अमृता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ऑल द बेस्ट। और चुनाव के बाद दोबारा नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने होगा कुछ सवालों के साथ। फिलहाल जवाब देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।